मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट अब हम लेके आए थर्मोडायनेमिक्स का। देखिए इसमें क्या होगा, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी गिव्स द मेजर ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, पीडीवी वर्क के बारे में हमने बात की थी क्लोज सिस्टम, पहले ही बताया था क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है, जबकि ओपन सिस्टम के लिए जो वैलिड था वो क्या था, वीडीपी माइनस वीडीपी। तो ओपन के लिए क्या था, सॉरी क्लोज सिस्टम के लिए पीडीवी वैलिड था, ओपन के लिए वीडीपी था। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्या होगा, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब नॉन फ्लो प्रोसेस। तो नॉन फ्लो प्रोसेस कौन सी है, पहले वाली। और दूसरा हमने ये भी बताया था कि जो पीडीवी है वो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंडेंट है, इसीलिए सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ही हम पीडीवी बना सकते हैं, क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए ये वैलिड है। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपकी जो रिवर्सिबल होगी तभी ये पॉसिबल है। तो ये वाला ऑप्शन होगा ए, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू किसके बराबर होगा। ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, जब हमने कहा था कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट लॉ है उस केस में हमने क्या कहा था, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बराबर होता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। तो इनका जो इंटीग्रेशन है साइक्लिक इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल इज 0। एक साइकिल में, किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में डेल क्यू और डेल क्यू का जो डिफरेंस रहेगा वो 0 रहेगा। टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता है क्लोज सिस्टम के केस में, 0 रहेगा। तो इसीलिए ये जो इनका डिफरेंस है ये हमेशा क्या रहेगा, एक 0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इन विच प्रोसेस हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इंक्रीजेस एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में हीट सप्लाई करेंगे तो एंथैल्पी बढ़ती है। तो ये हमने एक जो आपके सामने टेबल बनाई थी उसमें हमने बताया था कि जो आपकी आइसोबारिक प्रोसेस होती है उस केस में जो डेल क्यू होता है वो आपका डीएच के बराबर होता है। डेल क्यू जो होता है वो डीएच के बराबर होता है, दैट इज एम सीपी डीटी के बराबर होता है। तो यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो हीट सप्लाई की गई है किसी भी सिस्टम के अंदर वो उसकी एंथैल्पी को बढ़ाएगी। तो यहां पर प्रोसेस आ जाएगी आपकी आइसोबारिक प्रोसेस। इसके बाद आती है विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। जूल्स लॉ कहता है कि अगर आपकी कोई भी आइडियल गैस है, आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, घटेगी। अब बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो इंटरनल एनर्जी भी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये सभी क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल में अवेलेबल होंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां जाकर चैनल से जुड़ सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ वहां पर हम क्विज और अदर क्वेश्चंस भी वहां पर पोस्ट कर रहे हैं। तो वहां पर जीएस जीके और आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन है सभी हम पोस्ट कर रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर जो भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू बराबर डी यू। डेल क्यू 0 होगा तब वर्क डन होगा किस पे, डेल डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू। वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ एंथैल्पी, सॉरी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी घटेगी तो वर्क होगा। तो किस केस में, जब डेल क्यू 0 हो जाएगा। और डेल क्यू कब 0 होगा, जब आपकी प्रोसेस कैसी होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, तब ये 0 होगा। इसके बाद बात करते हैं इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस वर्क डन इज नॉट 0 इन क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में हमने दो प्रोसेसेस बताई थी, एक आइसोकोरिक प्रोसेस बताई थी, पीडीवी वर्क होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में भी हमने बताया था कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो आपका क्या होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, इसलिए फ्री एक्सपेंशन में 0 है। एडियाबैटिक में 0 नहीं होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसमें वर्क डन 0 नहीं होता है। इसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग के केस में हमने जो
इक्वेशन लगाई थी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू बराबर डी एच प्लस डी के ई प्लस डी पी ई। तो यहाँ पर हमने बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस होती है ओपन सिस्टम में, स्टेडी फ्लो में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं, वर्क डन जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी चेंज नेग्लिजिबल या जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज जीरो है, तो डी एच बराबर क्या हो गया जीरो और एच बराबर क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो इस केस में क्या रहेगा आपकी एंथैल्पी वो है कांस्टेंट रहेगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। इसके बाद है पीएमएम1। पीएमएम1 की पूरी फुल फॉर्म क्या होगी? परपेचुअल मोशन मशीन। 1 रिप्रेजेंट फर्स्ट काइंड, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब इस केस में क्या होगा? परपेचुअल का मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली वर्क करे। तो यहां पर पीएमएम1 जो है, पीएमएम1 वो मशीन है ऐसी हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी मशीन। इमेजिनरी मतलब ऐसी कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज जस्ट एज्यूम्ड, मानी गई है, जो क्या करेगी अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करेगी। मींस उसको इनपुट कोई नहीं मिल रहा है, ना तो कोई इनपुट मिल रहा है, नहीं इसमें से कोई एनर्जी डिसअपियर हो रही है, फिर भी ये वर्क प्रोड्यूस कर रही है, कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है। तो वर्क जब तक आपको इनपुट नहीं मिलेगा, खाना नहीं खाएंगे तो वर्क नहीं कर सकते आप, ठीक है, या आपके अंदर एनर्जी नहीं बची है तब तक आप वर्क नहीं कर सकते, यानी इनपुट चाहिए। तो क्या है? वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पीएमएम1 जो है वो अगेंस्ट है किसके? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जबकि ये मशीन क्या कर रही है? अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रही है। तो पीएमएम1 के लिए सही ऑप्शन क्या होगा? ए मशीन दैट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे फर्स्ट लॉ से थर्मोडायनेमिक्स में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे सेकंड लॉ और एंट्रोपी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ए परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ। तो देखिए यहाँ पर जो केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? वो कहती है कि आप जब तक हीट रिजेक्ट नहीं करोगे, यानी एटलीस्ट एक सोर्स और एक सिंक, एक जगह से आप हीट लेगा आपका हीट इंजन, और दूसरी जगह क्या करने है उसको रिजेक्ट करनी पड़ेगी हीट, हाई टेम्परेचर से लेनी पड़ेगी और लो टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट करेगी, तभी वर्क आउटपुट पॉसिबल है। तो पीएमएम2 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है? QL 0 हो जाएगा, यानी जितनी भी हीट इसको ट्रांसफर की गई है, यानी QH आपका किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर, यानी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तो केल्विन प्लांक के अकॉर्डिंगली जो पीएमएम2 है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको हीट रिजेक्ट करनी जरूरी है अगर आपको वर्क आउटपुट चाहिए। तो इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू गैलियस लॉ फॉर परफेक्ट गैसेस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। देखिए गैस लॉज हैं, 3 इंपॉर्टेंट गैस लॉज हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? एक आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि P जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसके बाद आपके पास आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। इसी तरीके से आपका जो गैलियस लॉ है ये क्या कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एब्सोल्यूट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ये होगा सी, ठीक है। इसके बाद
बात आती है रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस में ये कह रहा है कि हमारे पास ऑप्शन दिए हैं इसने कि मस्ट पास थ्रू ए सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि क्वासी स्टेटिक होना जरूरी है। हर स्टेट, जिस स्टेट से भी ये रिवर्सिबल प्रोसेस कोई भी प्रोसेस पास होगी वो क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टेटिक प्रोसेस है, वही आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टेटिक प्रोसेस होती है, वही आपकी क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बट नीचे ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट का ऑप्शन हमें दिया गया है, तो हम बाकी दो और चेक कर लेते हैं। दूसरे बोला लीव्स नो हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स इन सराउंडिंग्स। जैसा हमने बताया था कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो एग्जैक्ट उसी पाथ से वापस जा सकती है। सिस्टम और सराउंडिंग में जो भी चेंज हुए थे वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएंगे, और जो कंडीशन पहले थी प्रोसेस होने से पहले सिस्टम और सराउंडिंग की जो कंडीशन थी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी कि कोई भी हिस्ट्री, कोई भी सबूत नहीं बचेगा कि ये प्रोसेस हुई थी। तो ये बात भी सही है। इसके बाद मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट्स व्हेन रिवर्स्ड। सही बात है, जब रिवर्स डायरेक्शन में लिया जाए तो सेम स्टेट्स के थ्रू पास होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। सभी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहेंगी। इसके बाद ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज अकॉर्डिंग टू। ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास दो गैसेज लिया आपने, अलग अलग कंटेनर में ले लेते हैं। गैस ए है और ये गैस बी है, दोनों में अलग अलग है। और क्या लिया गया है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, दोनों का प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी से क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब ये आर यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो सभी के लिए सेम है। अगर ये आपका P1 V1 N1 T1 है, P2 V2 N2 R T2 है, अगर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो डेफिनेटली N1 बराबर N2 भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कौन कहता है, ये आपका एवोगैड्रो लॉ ने बताया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस एंड। देखिए, एक होता है आपका गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट क्या होता है, एक हमारी इक्वेशन है, मान लीजिए पी, ये वाली पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। तो यहां पर जो आर है ये आपका गैस कांस्टेंट है, ये क्या है आपका गैस कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, हर गैस के लिए अलग होगी। एयर के लिए जैसे 287 है, अगर यूनिट की बात करें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन एम टी। पीवी आपका जूल, ये आपका पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। तो एयर के लिए जो वैल्यू होती है वो आपकी 287 आपकी रहेगी। ठीक है, 287 जूल पर केजी पर केल्विन रहेगी। लेकिन अगर इस m को मैं क्या करूं, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दूं, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो m बाई m क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। pv इज इक्वल टू n, और प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर वेट एंड गैस कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और इसकी जो वैल्यू आर बार हो जाएगी पीवी बाई एन टी, तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी जूल पर केजी मोल पर केल्विन। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 8.314 किलो जूल पर केजी मोल पर केल्विन। तो ये आपकी इसकी यूनिवर्सल वैल्यू हो जाएगी, किसकी, सॉरी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस एंड गैस कांस्टेंट। इसके बाद अगर बात करें टेम्परेचर ऑफ ए
टेम्परेचर ऑफ ए गैस, यहां पर पूरा क्वेश्चन होगा, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज ए मेजर ऑफ, क्या होगा, जो कोई भी गैस है उसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से जो सब्सटेंस है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, मॉलिक्यूल जो होते हैं अंदर उनकी क्या है, मोशन बढ़ती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फ्यूजन कर्व ऑन पीटी डायग्राम फॉर ऑल सब्सटेंसेस पोजेसेस। देखिए हमने बताया था कि वाटर के लिए जो ये कर्व होता है इसका स्लोप नेगेटिव होता है, पीटी डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया था, आपको बताया था कि ये 3 ग्राफ होते हैं, सब्लिमेशन कर्व भी पॉजिटिव रहेगा, वेपराइजेशन कर्व भी, फ्यूजन कर्व भी पॉजिटिव रहता है मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस के लिए, लेकिन वाटर क्या है, वाटर का बिहेवियर थोड़ा अलग है, उसके लिए फ्यूजन कर्व नेगेटिव रहेगा। तो 0 इन्फिनिटी पॉजिटिव नहीं बोल सकते, तो वेरिएबल रहेगा, किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए कैसा रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे थर्मोडायनेमिक्स में जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वन मोर वीडियो आपके लिए आएगी थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो अभी आप सिर्फ इतना कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ फाइल, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ फाइल हम सेंड करेंगे कल, तो उसमें आपको वो मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके।